भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बन के रैलीज में जाते हैं और रात को यदि कहते हैं कि मैं रात को कोरोना का काम करता हूं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना इस देश के लिए हो नहीं सकती। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है। पिछले बार बंगाल पे बात हुई थी, पिछले बार हमने कोविड पे बात की थी, लेकिन फिर कोविड का मृत्यु का तांडव लगातार चल रहा है। कई बार सोचता हूँ कि कई जगह पे बात करूँ, लेकिन इस बार मैं तोलूँगा तो देश के तमाम राजनेताओं को, क्योंकि आज एक हताशा की स्थिति के बीच में अपने आप को पा रहा हूँ। वह इसलिए सैकड़ों फ़ोन आते हैं, लोग मदद मांगते हैं। दिल्ली में हूँ, पत्रकार हूँ, कई सालों से संबंध होते हैं हर जगह। हर एक को लगता है कि आप फ़ोन करोगे तो कुछ होगा, लेकिन ना सिलेंडर दिलवा पा रहे हैं गैस का, ऑक्सीजन के, ना बेड दिलवा पा रहे हैं। वेंटिलेटर की तो बात ही अलग है। रेमडेसिविर इंजेक्शन है एक, उसकी भी किल्लत वैसी है मानो लोग वो मांग रहे हैं, पैसा चाहे वो देने को तैयार है, लेकिन कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। सरकार बार बार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें बार बार एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रही है और हमारे प्रधानमंत्री देश को आश्वस्त कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे याद है जब पहली बार कोरोना की लहर आई थी, तब टाली थाली बजवाई थी और 30 दिन में सब ठीक होने की बात हुई थी। उसके बाद जमुना में कई गैलन पानी बह चुका है, स्थिति और विकट हो गई है। क्या हमारे यहाँ प्रबंधन या कुप्रबंधन कहे वो कारण है, या हमारे यहाँ राजनीति और धर्म इतना हावी है हम पे कि हम कोई आदेश नहीं दे पाए कुंभ बंद करने का, हमको गुजारिश करनी पड़ी, और वो अभी इतनी देर से कि जितना नुकसान होना था वो हो चुका था। लाखों की तादाद में लोग जब कुंभ से वापस गए तो प्रसाद में क्या लेके गए होंगे ये तो गंगा मैया ही जाने। हमारे नेतृत्व इतना मूर्ख है कि कोई कहता है कि गाय के गोबर के कंडे से हवन करने से कोरोना भाग जाता है। मध्य प्रदेश ने एक मंत्री ने एयरपोर्ट पे हवन करके कोरोना मुक्ति के लिए यज्ञ किया, तो कोई कहता है कि गंगा मैया है तो कोरोना का डर किस बात का। कोई कहता है कि कोई कोरोना मिट्टी शरीर पे लेपो तो कोरोना नहीं होता। एक तरफ जहां हम अंधविश्वास से लड़ रहे हैं, वहाँ हमारे नेता ही अंधविश्वास का रोल मॉडल सामने रख रहे हैं, तो देश का आम नागरिक देखे भी तो किसको देखें। आज हम सारे दुनिया को प्रधानमंत्री, सारे पूरे देश को प्रधानमंत्री कहते हैं कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए। मुझे याद है वैक्सीन उत्सव जब चालू हुआ था तब उन्होंने कहा था कि वैक्सीन तो आएगी, लेकिन इसके बाद भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन ज़रूरी है। क्या चुनावी रैली में जब नेता जाते हैं, प्रधानमंत्री जाते हैं, वहाँ इन सभी चीज़ों का पालन होता है? देश के प्रधानमंत्री यदि इसका पालन नहीं करें तो फिर हम किसकी ओर देखें? विश्व में कई जगह से खबरें आती हैं कि भला देश का प्रधानमंत्री मास्क लगा के एक जगह नहीं गया तो उसका चालान हुआ। एक प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 10 से जगह 13 लोग इकट्ठा हो गए। भले ही प्रधानमंत्री वहाँ नहीं हो, लेकिन लाखों रुपए का जुर्म माना पुलिस ने लगाया, और पुलिस ने कहा कि जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा जुर्माना, क्योंकि वो रोल मॉडल होता है। प्रधानमंत्री और उसके पार्टी ने 10 बार माफ़ी मांगी। उस देश के हेल्थ मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री को लताड़ा कि आपने अपने रिलेटिव्स को इकट्ठा कैसे होने दिया। जुर्माना भरा गया। देश से बार बार वो माफ़ी मांग रहे हैं। ऐसा मंजर हम हमारे देश में कब देखेंगे? हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक पत्र लिखा देश के प्रधानमंत्री को। वो पत्र सार्वजनिक है, मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानिएगा। वो पत्र पढ़ेंगे तो आप उस पत्र की शालीनता दिखेगी। उस पत्र में सुझाव दिए गए हैं, सरकार पे कोई कटाक्ष नहीं किया गया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप विफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए कुछ सजेशन मेरे भी हैं। उन्होंने आत्मीयता से इस देश के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए देश की जनता को बचाने के लिए, मनमोहन सिंह तो खुद बच जाएंगे, उनको तो कोरोना हुआ, लेकिन भगवान करे उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए,
लेकिन वो पूर्व प्रधानमंत्री है, सारा सिस्टम उनके साथ है। लेकिन उन्होंने जो सजेशन दिए थे वो 5 पॉइंट्स थे। उसका जवाब प्रधानमंत्री ने देने के बजाय या ये बोलने के पहले कि आपका पत्र मिला, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद, प्रयास करूंगा कि इसको इम्प्लीमेंट करूं, या प्रयास करूंगा कि इसके ऊपर मैं मेरे बाकी लोगों से चर्चा करूं, उस पत्र का जवाब अपने आप को डॉक्टर कहलाने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया, जो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। वो पत्र का जवाब देखने के बाद मुझे तो लगता है उनका मानसिक स्वास्थ्य एक बार चेक करने की ज़रूरत है। उन्होंने उस पत्र का जवाब पूरा राजनीतिक तरीके से दिया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आप कहते हैं सबको दो, लेकिन आपके ही नेता वैक्सीन नहीं मानते, बातों से बातें निकलती तो दूर तक जाती है। तो मनरेगा को गाली देने वाले प्रधानमंत्री पूरे कोरोना के टाइम पे मनरेगा के भरोसे ही लोगों के 2 टाइम की रोटी दे रहे थे। तो क्या कभी किसी ने पूछा उनको कि अब मनरेगा क्यों करते हो, जब मनरेगा को आपने विफलता का स्मारक बनाया था यूपीए के? ऐसी कई बात है। लेकिन जब राजनीतिज्ञ मंत्री बने तो वो कतई नहीं सोचता कि अब वो मंत्री का दायित्व उसके पास है, वो पूरे देश का मंत्री है, अब वो किसी राजनीतिक दल का नहीं है। प्रधानमंत्री अब बीजेपी के नहीं है, पूरे देश के हैं। इस कोरोना के महामारी में हमें 24 घंटा चाहिए प्रधानमंत्री का, क्योंकि मरने वालों की तादाद रोज़ बढ़ रही है, केसेस रोज़ बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की किल्लत हो रही है, त्राहिमाम हो रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री दिन में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक बन के रैलीज में जाते हैं और रात को यदि कहते हैं कि मैं रात को कोरोना का काम करता हूं, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक घटना इस देश के लिए हो नहीं सकती। किसी भी परिवार को परिवार के मुखिया की तब ज़रूरत होती है कि जब परिवार घोर संकट में होता है। आज देश घोर संकट में है। आप देश के भाग्य विधाता हो, सब चाहते हैं कि हमारे भाग्य विधाता 24 घंटे हमारे साथ हो। लेकिन यहाँ स्थिति ये है, राजनीति इतनी हावी है। प्रधानमंत्री के उस पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस पत्र का जवाब इतना शर्मनाक दिया गया कि आज लगा कि क्या हमने हमारे देश में ऐसा एक हेल्थ मिनिस्टर दिया है? क्या कैसे ये डॉक्टर बने? डॉक्टर को तो एक इंसानियत की बहुत बड़ी उसके साथ एक झालर होती है। डॉक्टर तो भगवान होता है। जिस दिन भगवान राजनीति करने लगेंगे, हमारे यहाँ भगवान राम से लेके भगवान कृष्ण का और सबका दर्शन तो एक ही है। उन्होंने समाज के हर तबके को अपने गले लगाया। शबरी के झूठे बेर खाने वाले राम ने कभी राजनीति नहीं की। उस राम का नाम लेने वाले जब राजनीति करते हैं और मनमोहन सिंह के सुझाव में उनको राजनीति दिखती है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं है। इस देश की न्यायपालिका में कई बार कह चुका हूँ ऐसे प्रोग्रामों में कि आज भी इस देश के हाईकोर्ट्स पे और उच्च न्यायालय पे मेरा विश्वास है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वो देखने के बाद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, इन 5 जिलों में लॉकडाउन का सरकार को आदेश दिया। तो सरकार ने कहा हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जाएंगे। मित्रों, आज लखनऊ देश की राजधानी है। लखनऊ में लाश जलाने के लिए 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। सीएम खुद क्वारंटाइन है, सीएम का पूरा ऑफिस क्वारंटाइन है। लखनऊ में ना बेड मिल रहा है, सीएमओ गायब है, चीफ हेल्थ जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं। ऐसी स्थिति में लाशें ऐसी जल रही है मानो आतिशबाजी चल रही हो। पूरा शहर रात को जगमगाता है सिर्फ इसलिए कि लाशों का अंबार लगा हुआ है। शमशानों में जगह नहीं, लकड़ी नहीं है, लोग कंडे के लिए तरस रहे हैं। लाशें अपने 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 खास अपने परिवार के लोगों को जिंदगी तो नहीं दे पाए, मौत के बाद कम से कम एक अच्छा अंतिम संस्कार दे दे, इसके लिए लोग तरस रहे हैं। आज ऐसी विकट स्थिति में लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, जहाँ की किस्सा मैं सुना रहा हूँ। गोरखपुर जहाँ से मुख्यमंत्री आते हैं, गोरखपुर की हालत लखनऊ से कोई अलग नहीं है। वहाँ त्राहिमाम मचा हुआ है, ना मेडिकल सुविधा है, ना दवाइयाँ हैं, ना शमशान है। उसके बाद बनारस की बात करें, बनारस तो प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूंसी है। बनारस में मानो शिव का तांडव नहीं, मृत्यु का तांडव चल रहा है। प्रयागराज, किसी शहर का नाम बदलने से उसकी किस्मत नहीं बदली जाती, ये इस कोरोना ने बता दिया। आपने किसी शहर का नाम बदल के प्रयागराज तो रखा,
लेकिन प्रयागराज रखने से क्या वहाँ मौत का तांडव रुक गया है? जब हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये बात सामने रखी तो उस हाईकोर्ट का आदेश मानकर लॉकडाउन करने के बजाय सरकार सर्वोच्च न्यायालय में जाना चाहती है, क्योंकि सरकार के लिए पंचायत चुनाव उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या चुनावी राजनीति, क्या बंगाल के चुनाव सिमटे नहीं जा सकते थे? एक डेट पे नहीं किए जा सकते थे? आज प्रधानमंत्री कहते हैं कि 500 लोगों की रैली होगी। क्या 500 लोग कोरोना लेके नहीं जाएंगे? ये ज़रूरी है। राहुल गांधी ने जब रैली करने से मना कर दिया तो बहुत, मैंने कहा ना कि कुछ लोग बिंडोक होते हैं जिनको दिमाग ही नहीं होता। ये बददिमाग लोग राजनीति में आते हैं तो ऐसे वक्तव्य देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने वक्तव्य दिया, राहुल गांधी को तो कोई सुनने ही नहीं आता, उनकी रैली कैंसिल करने से क्या होता है? अरे मैं कहता हूँ 200 ही लोग आते होंगे, आपकी ही बात मानूं तो जो आदमी 200 लोगों को इकट्ठा करने पे भी कोरोना के डर से मना कर रहा है, आप तो लाखों की भीड़ आने की बात करते हो। क्या ये आपका दायित्व नहीं बनता? लखनऊ में, बंगाल में, पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं तो बंगाल में 2000% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है कोरोना के केसेस में। आज मुख्यमंत्री जवाब दे उत्तराखंड के, क्यों हज़ारों की तादाद में उत्तराखंड में केसेस बढ़ गए? क्यों बेड नहीं मिल रहे हैं? क्यों ऑक्सीजन की किल्लत वहाँ हो रही है? रेमडेसिविर के लिए क्यों आजकल भीख मांगते घूम रहे हैं मुख्यमंत्री? आप पूछिए गंगा का क्या हुआ? आज मध्य प्रदेश में भोपाल में 800 रेमडेसिविर सरकारी अस्पताल से चोरी हो जाते हैं। रोज लोग पकड़े जा रहे हैं और मुख्यमंत्री कहीं बेंगलोर से तो कहीं कहाँ से गुजारिश कर करके इंजेक्शंस के जुगाड़ कर रहे हैं और चॉपर से, सरकारी विमान से और चॉपर से गांव-गांव तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज मैं मंत्री को पूछ रहा हूं, कहाँ गया आपका हवन? क्यों रेमडी रिसीवर मांग रहे हैं? क्यों नहीं आज आप हवन के भरोसे इंदौर को बचा रहे हैं? क्या आपका हवन का धुआं गायब हो गया? क्योंकि पूरा शहर चीताओं के धुएं में लपट गया है। कुशाभाऊ ठाकरे, कौन नहीं जानता है उस शख्स को? भारतीय जनता पार्टी के लिए वंदनीय पुरुष है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहे हुए कुशाभाऊ ठाकरे, वो पहले अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, जिनके अध्यक्षता के काल में पहली बार केंद्र में सरकार बनी अटल जी के नेतृत्व में। उनके सगे भतीजे, एक नहीं दो, इंदौर के सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन और इंजेक्शन के कमी के कारण दम तोड़ देते हैं। कुशाभाऊ ठाकरे ने निस्वार्थ जीवन दिया, पूरा जीवन अपने पार्टी को दिया। जिनके सर पे हाथ रखा वो आज मुख्यमंत्री हैं। जो कुशाभाऊ ठाकरे के बैग उठा के चलते थे, आज अरबोपति कारपोरेटर्स हैं इंदौर में, नगर सेवक बने हैं। उन लोगों में से किसी की जरा भी लगा नहीं कि कुशाभाऊ ठाकरे ने, जिसने पूरा जीवन जिंदगी दी है पार्टी को और इतनी ईमानदारी से दी है कि आज उनका परिवार एक इंजेक्शन के लिए तरसते हुए 58 साल का भतीजा उनका अपने पिता के सामने दम तोड़ देता है। क्या गुजरी होगी उस परिवार पे? भारतीय जनता पार्टी का शासन केंद्र में है, राज्य में है। ऐसे में कुशाभाऊ ठाकरे के भतीजे का जाना, इससे बड़ा तमाचा स्वार्थी और लोभी राजनेताओं पे हो नहीं सकता। महाराष्ट्र के एक मंत्री आरोप लगाते हैं केंद्र पे, रेमडेसिविर लाने के लिए हमने जिस कंपनियों से बात की उन्होंने कहा कि हम आपको दवाई देंगे, इंजेक्शन देंगे तो केंद्र सरकार हमारा लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। उसके बाद सरकार ने धमकी दी कि यदि कोई स्टॉक रखे तो हम उसका स्टॉक सीज कर देंगे। इसके बाद एक जमाखोर के पास 50,000 60,000 इंजेक्शन पाए गए 4.5 करोड़ के। जब छापा डाल के वो इंजेक्शन जब्त किए और उस अधिकारी को पुलिस स्टेशन लेके जाया गया तो रात के 12 बजे देवेंद्र फडणवीस अपने टीम के साथ पहुंचते हैं। पुलिसों के साथ वाद विवाद करके उस लोगों को छुड़वा के ले जाते हैं और कहते हैं कि ये हमने भारतीय जनता पार्टी का माल है, हमने लाए थे ये इंजेक्शन महाराष्ट्र में बांटने के लिए। उसके बाद ब्रूक फार्मा, जिससे ये कंपनी की दमन की कंपनी है, ये उस कंपनी का रिकॉर्ड देखिए तो उनके एक डायरेक्टर कंपनी के वलसाड़ पुलिस ने अरेस्ट किया क्योंकि वो कालाबाजारी कर रहे थे दवाइयों के। जिस कंपनी के डायरेक्टर कालाबाजारी कर रहे हो उसी कंपनी के गोडाउन में यदि माल मिले तो क्या वो जमाखोरी का माल नहीं होगा? और उसके बाद दमन प्रशासन ने कहा हमने तो इन कंपनी को कहीं माल बेचने की परमिशन ही नहीं है, तो इन्होंने महाराष्ट्र में माल बेचा कैसे? वो महाराष्ट्र में माल आया कैसे जिसकी परमिशन नहीं? तो क्या बीजेपी के नेता स्मगलिंग करके लाए? वो बोलते हमने केंद्र से परमिशन लाई, तो क्या केंद्र और दमन के प्रशासन में जरा भी कोऑर्डिनेशन नहीं है?
और फिर यदि महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र के लिए लाई भी थे फडणवीस जी दवाइयाँ, तो जब लोग मर रहे थे इंजेक्शन के लिए तो वो इंजेक्शन गोडाउन में क्या कर रहे थे, ये अहम सवाल है। एक राज्य के दूसरे राज्य की सीमा में टैंकर्स ऑक्सीजन के नहीं जाने देते। मौत का उत्सव, ये किसी ने कहा था कि जब ये उत्सव की बात हुई, टीका उत्सव, तब किसी ने कहा था कि क्या टीका उत्सव हो सकता है। आज टीका उत्सव एक मौत उत्सव के रूप में हो रहा है। और हमारे यहाँ सत्ताधीशों को क्या हो जाता पता नहीं, हर चीज़ में इवेंट ढूंढते हैं। ऑक्सीजन का टैंकर जब गुजरात से निकलता है तो गुजरात की पुलिस उसको पायलटिंग करते हुए लाती है। तमाम टोल नाके पे ये बोला जाता है कि इस टैंकर को जल्दी रास्ता दो क्योंकि ये किसी का जान बचाने के लिए जा रहा है। टैंकर तुरंत 24 घंटे दिन रात वो गाड़ी चला के ड्राइवर इंदौर लाता है। मध्य प्रदेश में एंट्री करने के बाद मध्य प्रदेश की पुलिस उसको पायलटिंग करते हुए इंदौर पहुंचाती है। टैंकर के ड्राइवर को लगा कि मुझे तुरंत जाके हॉस्पिटल में या जहां रिचार्ज होना है टैंकर के सिलेंडर्स ऑक्सीजन के, वहां जाना है और टैंकर से ऑक्सीजन निकाल के तुरंत सिलेंडर में जाके हॉस्पिटल जाएगा। लेकिन टैंकर इंदौर पहुंचने के बाद 1.5 घंटे का एक इवेंट होता है। लोकल सांसद, एमएलए, बीजेपी के नेता वहां पहुंचते हैं, उस टैंकर का स्वागत करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उस ड्राइवर का स्वागत किया जाता है, उस टैंकर के ऊपर हार फूल चढ़ाए जाते हैं, बलून से टैंकर सजाते हुए रिफिलिंग सेंटर पर लेके जाया जाता है। 1.5 घंटा वेस्ट होता है। क्या ये मौत का उत्सव नहीं है? क्या ऐसे लोगों पे एक्शन नहीं होनी चाहिए? जिन लोगों की, जो लोग रैलियों को, लाखों की रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, ममता बनर्जी हो या बीजेपी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, उनके ऊपर हत्या के मुकदमे चलने चाहिए। जिसने कुंभ का आयोजन का परमिशन दिया उसके ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। क्या महाराष्ट्र की पुलिस इतनी नपुंसक हो गई है कि एक जमाखोर को पकड़ने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री आके बैठ जाए तो उसके सामने उसको छोड़ दिया जाता है? महाराष्ट्र सरकार कौन चला रहा है, इसका उत्तर उद्धव ठाकरे को देना होगा, क्योंकि क्या अभी भी वहाँ पे देवेंद्र फडणवीस ही गृह मंत्रालय चलाते हैं? ऐसे असंख्य सवाल है। आज कल सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि 1 मई से 18 के ऊपर के तमाम लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। क्या आपके पास वैक्सीन है? आज देश में किल्लत पड़ी हुई वैक्सीन की। जो राज्य बीजेपी के नहीं है, मैंने पहले भी आपको एक बार एक एपिसोड में बताया था कि वैक्सीन देने में भी कैसी राजनीति हो रही है। हमारा राज्य, आपका राज्य। उसके बाद 6 करोड़ वैक्सीन हमने एक्सपोर्ट की। क्या यूरोप में सेकंड लहर आई तब ये डर नहीं था कि अपने यहाँ आएगी? क्या हमने उस प्रबंधन का विश्वास किया था? अमेरिका को हम बहुत अच्छा दोस्त मानते हैं। मुझे याद है ट्रंप साहब ने एक दवाई के लिए देश पे वहाँ से हुंकार भरी थी। उन्होंने कहा था कि यदि इंडिया हमको ये दवाई नहीं देगा तो इंडिया भुगतेगा। तुरंत उस दवाई के एक्सपोर्ट बैन पे बैन उठाया गया था और तुरंत यहाँ से एक्सपोर्ट की गई थी अमेरिका। आज अमेरिका ने सारा सप्लाई रोक रखा है कच्चे माल का हमारे यहाँ वैक्सीन के लिए। वैक्सीन के निर्माता गुहार लगा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को। क्या भारत में ये हुंकार है? क्या हमारा 56 इंच का सीना ये बोलेगा अमेरिका को? यदि आपने हमारा कच्चा माल रोका तो फिर हमको भी आपको देखना पड़ेगा। क्या हम सिर्फ अपनी इमेज, अपने आप को महिमा मंडित करने के लिए इस देश के 135 करोड़ लोगों की जान दांव पे लगा सकते हैं? और ऐसा नेतृत्व यदि इस देश का है तो क्या हम इसको अपना दुर्भाग्य नहीं समझे? 1 मई के बाद वैक्सीन के लिए कतारें होंगी, वैक्सीन नहीं होगी। विदेश की वैक्सीन जब विपक्ष कहता है इंपोर्ट करो तो उस पर हंसा जाता है। आज इंपोर्ट की जाती है। आज हमारे यहाँ वैक्सीन की कंपनियों को पैसा दिया गया कि तुम अब तुम्हारा प्रोडक्शन डबल कर सकते हो, आप अपनी एक्सपांशन कर सकते हो। क्या ये पहले करा नहीं जा सकता था? क्या कोविड की से दूसरा जब दूसरी, तीसरी, चौथी जो भी कहो, वो जब लहर आई तो क्या आंकड़े दिखाई नहीं दे रहे थे? इतने दिन तक सरकार चुप क्यों थी? क्या आपको लगता है कि सरकार पैसा देने के बाद तुरंत डबल हो जाएगा? उसको भी एक्सपांशन करने में 1 महीने का टाइम लगेगा। 1 महीने तक कितने लोगों की जान जाएगी? क्या कभी इसका सरकार ने हिसाब लगाया है? उसके बाद सरकार कहती है कि आधी वैक्सीन सरकार देगी, बाकी ओपन में रहेगी। क्या ओपन में कीमतों पर नियंत्रण है? रेमडेसिविर की दवाइयाँ, क्या इंजेक्शन जो मात्र कई जगह 350 रुपये का बिक रहा है, कई जगह 800 रुपये का बिक रहा है, कई जगह 2500 का बिक रहा है। क्या सरकार जानती है कि लोगों ने 1-1 लाख रुपए देके भी इंजेक्शन लिया है? क्या कालाबाजारी पे रोक है? जब जमाकर्ताओं को बीजेपी के नेता छुड़ाने के लिए पहुंचते हैं तो ऐसे नेताओं से अपेक्षा क्या की जा सकती है? आज इस देश का तमाम राजनीतिक नेतृत्व
बुरी तरह से फेल हुआ है। आज इन्होंने ये बता दिया है कि हम सिर्फ चुनाव के टाइम बोलते हैं कि हम आपके लिए काम करते हैं, हम आपके लिए राजनीति में आए हैं क्योंकि हम देश का भला करना चाहते हैं। दोस्तों, ये बात समझ लीजिएगा, भला सिर्फ ये अपना करते हैं, अपने इमेज का, अपने नाम का, अपने जय जयकार करवाने का, अपने लोगों का भला इनको देश का करना नहीं होता। यदि देश का भला करना होता तो विश्व में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होने के बाद भी हम वैक्सीन के लिए तरसते नहीं। विश्व में मेडिसिन का नाम, भारत का नाम बड़ा इज्जत से लिया जाता है, वहाँ रेमडेसिविर के लिए लोग मरते नहीं। विशाल देश है, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको, उपमहाद्वीप। इतने बड़े देश में ऑक्सीजन से लोग मरे, ये कभी मैंने सोचा नहीं था। मैंने पत्रकारिता में दिल्ली में कई बार लोगों ने मदद मांगी, स्कूल एडमिशन के लिए मांगी, कभी रेलवे का रिजर्वेशन कन्फर्म के लिए मांगी, कभी किसी मंत्री का अपॉइंटमेंट के लिए मांगी। ये तमाम मदद तो लोग मांगते आ रहे हैं, लेकिन मैंने मेरे जीवन में नहीं सोचा था कि कभी कोई मुझे इसके लिए फ़ोन करे कि एक सरकार अस्पताल में एक बेड ही दिलवा दो, ऑक्सीजन का सिलेंडर ही छोटा ही सही वो दिलवा दो, रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन भी दिलवा दोगे तो मेरी माँ की जान बच जाएगी। क्योंकि जिसको भी फ़ोन करता हूँ वो फ़ोन पे नकारात्मक उत्तर देता है या टालने का प्रयास करता है, क्योंकि स्थिति उसके पास भी विकट है। दोष उसका भी नहीं है, दोष मेरे पास फ़ोन करने वालों का भी नहीं है, दोष हम सब का है कि हमने जब से देश आज़ाद हो गया तब गलत लोगों के ऊपर ही दाव लगाया है। हमने हमारी किस्मत उन भाग्य विधाताओं के भरोसे छोड़ दी है जिन्होंने स्वयं का भाग्य चमकाया और हम सबको रोने के लिए मजबूर छोड़ा है। कम से कम कोविड ने एक बात तो सिखा के दी है हमको कि आत्मनिर्भरता किसको कहते हैं। प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भरता क्या है पता नहीं, लेकिन उनका कहा हुआ आत्मनिर्भर शब्द ये तो बता देता है कि आप ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए, दवाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, सब चीज़ के लिए आत्मनिर्भर स्वयंभू हो जाओ, स्वयं ही अपने भरोसे रहो। शर्म आती है जिस गुजरात में 3000 करोड़ की मूर्ति खड़ी होती है पर्यटन के लिए, जहाँ की तितलियों का पार्क ओपन करने में प्रधानमंत्री इतराते हुए जाते हैं। आज जब वहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ, तितलियाँ हैं, वो गुजरात की, इस देश का भविष्य है, जब पिता के गोद में दम तोड़ती है ऑक्सीजन के कारण, उसको देखने के लिए, उसके बारे में बोलने के लिए लोग नहीं हैं। मध्य प्रदेश के एक मंत्री कहते हैं, अरे इंसान पैदा होता तो मरना तो होता ही है एक ना एक दिन। तो सवाल है, साहब आप कब हम देश को मुक्त करोगे? तमाम देश के नेता, हमें कब समाज को मुक्त करोगे? क्योंकि आपके जाए बगैर समाज मुक्त नहीं होगा। क्योंकि हमने धर्म की अफीम खाई हुई है, हमने जात की अफीम खाई हुई है, हमने लॉलीपॉप और अच्छी अच्छी बातें सुनने की आदतें डाली हैं। वस्तुस्थिति वो हो ना हो, अपने ज़िंदगी खुद जीने की आदत भी डालनी होगी। कम से कम ये मैं बार बार आपको कहता हूँ, आज थोड़ा ज़्यादा बोल गया क्योंकि आज ये आखिरी बार बोल रहा हूँ कोविड पे, क्योंकि इसके बाद सुनने वालों में से कितने रहेंगे और मैं बोलने वाला भी रहूँगा कि नहीं रहूँगा इसका कोई आश्वस्त नहीं है। क्योंकि हम सब आत्मनिर्भर हैं, अपने कैपेसिटी के हिसाब से लड़ना है। मैं आज फिर कह रहा हूँ, 5 साल में एक बार 30 सेकंड का समय मिलता है एक बटन दबाने का, सोच समझ के दबाइएगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी आपके हाथ में है। आप जो गलती करोगे, आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी कि आपने इस देश के 5-5 साल ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में दिए जिन्होंने पूरा देश का भट्टाढार कर दिया। आज इतना ही, फिर आऊँगा आपके सामने किसी और विषय के साथ। तब तक देखते रहिएगा हिंद वॉइस।